एक दरबान की मदद से जेनिफर अपनी कार में सामान भरती है, मैनहट्टन के अपने घर की सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ती है और ग्रामीण इलाकों में एक किराए के झील के किनारे के घर में जाती है। सड़क पर लगातार 3 घंटे बिताने के बाद वह अपने पैरों को फैलाने और अपनी टंकी भरने के लिए एक छोटे से गैस स्टेशन पर रुकती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, स्टेशन के पास घूम रहे 3 आदमी उसे नोटिस करते हैं। वह युवा आकर्षक और स्पष्ट रूप से एक बाहरी व्यक्ति है। उनमें से एक जॉनी, गैस स्टेशन मैनेजर, उसकी सहायता करने के लिए आता है, जबकि अन्य दोनों बेरोजगार और लापरवाह अपनी ही दुनिया में खोए हुए बच्चों की तरह हंसते और खेलते हुए दिखाई देते हैं। जेनिफर स्वाभाविक रूप से मिलनसार जॉनी से बातचीत करती है। वह बताती है कि वह गर्मियों में सड़क से लगभग आधा मील दूर झील के किनारे एक घर में रहने वाली है और उसे यकीन नहीं है कि क्या उम्मीद करनी है। जॉनी उसे आश्वस्त करता है कि यह जगह अद्भुत है, वास्तव में इतनी अद्भुत कि उसे संदेह है कि वह कभी भी यहाँ से जाना चाहेगी। जब वह उसकी टंकी भर देता है और उसकी विंडशील्ड से एक धब्बा पहुँचता है तो जेनिफर उसे पैसे देती है और गाड़ी चलाकर चली जाती है। जैसे ही वह घर के पास पहुँचती है, उसे एहसास होता है कि जॉनी सही था, ये अद्भुत है। पेशे से एक लघु कथाकार, जेनिफर को उम्मीद है कि ग्रामीण इलाकों की शांत सुंदरता आखिरकार उसे अपना पहला पूर्ण लंबाई वाला उपन्यास लिखने में मदद करेगी। यहाँ उसे गोपनीयता, स्वतंत्रता है। वह अपने कपड़े उतारती है और झील में फिसल जाती है। ठंडा पानी शहर के जीवन के बोझ को धो देता है। इसके बाद वह कुछ आरामदायक कपड़े पहनती है और सामान खोलना शुरू करती है। जैसे ही वह दराजों में से सामान निकालती है, उसका हाथ किसी अप्रत्याशित चीज से टकराता है, एक हथियार जो छिपा हुआ है। इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह से समझ पाती, अचानक दरवाजे पर दस्तक उसे चौंका देती है। वह दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक युवक किराने का सामान लेकर वहाँ खड़ा है। उसका नाम मैथ्यू है। जेनिफर को यह समझने में देर नहीं लगती कि मैथ्यू को हल्की बौद्धिक विकलांगता है। वह सोचती है कि क्या उसे झील के किनारे का घर खोजने में कोई परेशानी हुई, लेकिन वह उसे एक चमकदार मुस्कान के साथ आश्वस्त करता है। वह इस क्षेत्र को किसी से भी बेहतर जानता है। जेनिफर प्रभावित होती है। मैथ्यू जल्दी से उसकी शहरी पृष्ठभूमि को समझ जाता है और एक अनुमान लगा लेता है, एक बदचलन महिला होगी। उत्सुकतावश वह सहजता से पूछता है कि क्या वह अकेली है। उसके सवालों से खुश होकर जेनिफर मजाक में कहती है कि वह अपने काल्पनिक चरित्र मैरी के साथ बड़े घर में रह रही है। जेनिफर मशहूर होगी, इसीलिए वह पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जेनिफर ने मजाकिया अंदाज में उसे जवाब दिया कि उसके कई बॉयफ्रेंड हैं। जेनिफर के लिए ये हानिरहित मजाक था, लेकिन मैथ्यू के लिए ये पूरी तरह से कुछ और था। पुष्टि, सबूत कि वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी वह कल्पना करता है। उसका उत्साह स्पष्ट है क्योंकि वह उत्सुकता से उसका दोस्त बनने की पेशकश करता है। जेनिफर बस मुस्कुराती है, उसे एक उदार टिप देती है और देखती है कि कैसे वह बच्चा जैसा आदमी अपनी बाइक पर सवार होकर चला जाता है। मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ अपनी खबर साझा करने के लिए दौड़ता है। वही 3 आदमी जिनसे जेनिफर ने गैस स्टेशन पर मुलाकात की थी। उत्साह से भरकर वह झील के किनारे बने घर में रहने वाली खूबसूरत महिला के बारे में शेखी बघारता है। उधर भटकते, बेचैन और ऊबे हुए रहते हैं और उसके बड़बड़ाने के लिए उनके पास बहुत कम धैर्य होता है। इसके बजाय वे समय बिताने, मछली पकड़ने, मजाक करने और अपनी आदर्श महिलाओं के बारे में कल्पना करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंततः बातचीत लॉस एंजल्स जाने के उनके साझा सपने पर आ जाती है, जहाँ वे कल्पना करते हैं कि उनके पास तथाकथित कामुक महिलाओं में से अपनी पसंद की महिलाएं होंगी। कुछ बिंदु पर चर्चा मैथ्यू पर वापस आ जाती है। वे उसे चिढ़ाते हैं कि वह पहले कभी किसी महिला के साथ नहीं रहा और उसे किसी के साथ मिलाने की पेशकश करते हैं, लेकिन मैथ्यू मना कर देता है। वह जोर देकर कहता है कि वह जेनिफर के लिए खुद को बचा रहा है। उसके लिए वह शहर की महिलाओं से अलग है। अब तक जेनिफर उनके विचारों से लगभग गायब ही थी, लेकिन मैथ्यू प्रभावित करने के लिए उत्सुक उसे वापस उनके दिमाग में लाता है। झूठा दावा करता है कि उसने जो उदार टिप उसे दी थी वह वास्तव में उस चुंबन के लिए भुगतान थी जिसे उसने देने के लिए भीख मांगी थी। इससे दूसरों को एहसास होता है कि जिस बदचलन महिला के साथ वे किसी दिन होने का सपना देख रहे हैं वह पहले से ही उनकी पहुंच में है। अगले दिन जेनिफर झील पर एक डोंगी लेकर जाती है, प्रकृति की सुंदरता को अपने ऊपर बहने देती है। उसे यह शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक लगता है और आने के बाद पहली बार वह लिखने के लिए तैयार महसूस करती है, लेकिन अपने झूले में लेटे हुए कागज पर एक के बाद एक शब्द लिखते हुए उसका एकांत एक इंजन की तेज गर्जना से बाधित होता है, जो झील की शांति को चीरती हुई शांति को तोड़ती है। वह कॉटेज के पास से एक मोटरबोट को तेजी से गुजरते हुए देखती है। ये स्टैनली और एंडी हैं। पिछली रात मैथ्यू की कहानी सुनने के बाद जिज्ञासा ने उन पर काबू पा लिया है। जेनिफर अब सिर्फ एक गुजरता हुआ विचार नहीं है, वह एक अवसर है। उनके विघटनकारी प्रदर्शन से जेनिफर की एकाग्रता भंग हो जाती है, जिससे वह अपना लेखन छोड़कर अंदर चली जाती है। उस रात बाद में जब वह शोध करने के लिए बिस्तर पर लेटी होती है तो उसके ऊपर एक बेचैनी सी छा जाती है। वह हल्की लेकिन अलग अलग आवाजें सुनती है, जिससे उसे एहसास होता है कि कोई बाहर है और ये स्टैनली
और एंडी की आवाज़ें है। अंधेरे में झांककर और अपने आसपास की चीजों की जांच करके जेनिफर को कुछ भी नहीं दिखता, बस रात और पेड़ों की हल्की सरसराहट। जब वह वापस अंदर आती है तो वह उस हथियार के बारे में सोचती है जिसे उसने पहले पाया था, बस मामले के लिए। लेकिन एक पल के बाद वह अपने विचार को दूर कर देती है। अभी नहीं, वह किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने वाली नहीं है। अगले दिन पिछले दिन महसूस की गई प्रेरणा को फिर से हासिल करने की कोशिश करते हुए जेनिफर अपनी डोंगी में झील पर बहती है। सूरज की गर्मी, झील की शांति और अपने आसपास की प्रकृति की शांति का आनंद लेती है। ये बिल्कुल वही है जिसकी उसे जरूरत है। जब तक स्टैनली और एंडी अपनी मोटरबोट में उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए वापस नहीं आते, उसके अंदर घबराहट भर जाती है। वह उनसे लड़ने की कोशिश करती है, अपनी चप्पू घुमाती है, उन्हें दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह संख्या में कम और परास्त है। फिर वे उसकी नाव से बंधी रस्सी पकड़ लेते हैं और उसे उसके घर से दूर किनारे की ओर खींच लिया जाता है। जैसे ही वे उसे किनारे पर खींचते हैं, वह जंगल की ओर भागती है, ये सोचकर कि अगर वह पेड़ों तक पहुंच गई तो वह उन्हें खो सकती है। वह लगभग वहां पहुंच जाती है, लेकिन फिर जॉनी प्रकट होता है, उसका रास्ता रोकता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। जॉनी उसके कपड़े पकड़ता है, फिर मैथ्यू को आदमी बनने के लिए कहता है। मैथ्यू हिचकिचाता है, लेकिन जॉनी समय बर्बाद नहीं करता, इसीलिए जॉनी उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। इसके बाद जेनिफर अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए संघर्ष करती है, खुद को आगे बढ़ाती है, भागने के लिए बेताब है। जब वह जाती है तो जॉनी मैथ्यू को खींचने का एक आखिरी प्रयास करता है। वह उसे ताना मारता है, उसे मनाता है, उसे बताता है कि उसे इस तरह की महिला के साथ फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैथ्यू फिर भी हिचकिचाता है। जेनिफर की टूटी हुई हालत उसे परेशान कर देती है। जॉनी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय वह उसे चलने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे छूने नहीं देती। सब कुछ के बाद नहीं, नंगे पांव, घायल और मुश्किल से खुद को संभालते हुए जेनिफर जंगल में ठोकर खाती हुई जाती है। हालांकि इलाका बहुत कठिन है, जेनिफर आगे बढ़ती है, अपने घर का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। फिर उसे संगीत सुनाई देता है, एक हारमोनिका जो कि धीमी लेकिन अलग है। जेनिफर को लगता है कि कोई आसपास है, कोई जो मदद कर सकता है। उस आवाज का पीछा करती है, उसे पता चलता है कि हारमोनिका बजाने वाला आदमी एंडी है और वह अकेला नहीं है। बाकी लोग छाया से निकल कर आते हैं, भेड़ियों के झुंड की तरह उसे घेर लेते हैं। इस बार एंडी अपनी बारी लेता है और उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। वह खुद को रोक नहीं पाता, दर्द असहनीय है, इतना भारी कि जेनिफर आखिरकार हार मान लेती है और बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर पुरुष उसे छोड़कर अपनी नाव पर वापस जाने का फैसला करते हैं। अपनी पगडंडी छिपाने के लिए वे उसकी डोंगी को नदी के बीच में ले जाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। उसके कपड़े पानी में फेंक देते हैं। घंटों बाद जेनिफर को होश आता है। कमजोर और भ्रमित वह जंगल में ठोकर खाती हुई अपने घर का रास्ता खोजने की बेताबी से कोशिश करती है। एक अनंत काल के बाद वह आखिरकार सफल हो जाती है। अंदर रेंगते हुए वह अपने फोन तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से बात कर पाती, कोई उसके हाथ से फोन छीन लेता है। क्रू वापस आ गया है, ये सोचकर कि जेनिफर जंगल में मर गई है। जब वे देखते हैं कि वह अभी भी जीवित है तो वे उसके साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखने का फैसला करते हैं, इससे पहले कि वे उस पर फिर से हमला करते हैं, जिससे असहाय महिला को पीड़ा होती है। कमजोर और थकी हुई जेनिफर वापस लड़ती है, लेकिन उसका प्रतिरोध स्टैनली के क्रोध को और बढ़ाता है। वह उसे आसानी से काबू में कर लेता है, उसे एक बार फिर बेहोशी में धकेल देता है। एक बार फिर समूह मैथ्यू की ओर मुड़ता है, उसे एक आदमी बनने के लिए ताना मारता है। इस बार मैथ्यू तरल साहस का एक घूंट लेता है और आखिरकार हार मान लेता है। जेनिफर होश में आती है और पहली चीज जो वह देखती है वह मैथ्यू है। उसे यह समझने में एक पल लगता है कि क्या हो रहा है। उनके आसपास दूसरे लोग हंसते हैं और उसकी लिखावट का मजाक उड़ाते हैं। उसकी पांडुलिपि उसकी कड़ी मेहनत के पन्नों को फाड़ देते हैं। जब जेनिफर होश में रहने के लिए संघर्ष करती है तो स्टैनली उसके पास आता है। हताश होकर वह उससे विनती करती है, लेकिन स्टैनली तर्क से परे है। वह मना कर देता है और उसकी क्रूरता से दूसरे भी चौंक जाते हैं। जब वह आखिरकार काम पूरा कर लेता है तो पुरुष उसे खींचकर दूर ले जाते हैं। उनके चेहरे पीले और असहज होते हैं। उसकी हिंसा उनके मुंह में खट्टा स्वाद छोड़ती है और एक एक करके वे जाने लगते हैं। बाहर जॉनी को अचानक एहसास होता है कि उन्होंने क्या किया है। जेनिफर उनके अपराधों की गवाह है। वह मैथ्यू की ओर मुड़ता है और उसे काम खत्म करने का आदेश देता है। मैथ्यू अगर कुछ गलत करता है तो वह सबसे अच्छा अपराधी है, इसीलिए जॉनी उसे एक चाकू थमाता है और उसे उसकी छाती के बाईं ओर पसलियों के बीच निशाना लगाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि चाकू गहराई तक जाए। भयानक वर्णन मैथ्यू को बेचैन कर देता है। वह हिचकिचाता है, लेकिन अपने नेता जॉनी को मना करने का साहस नहीं जुटा पाता। जब मैथ्यू जेनिफर के घर में वापस आता है तो वह उसके बेहोश शरीर को देखता है। उसका अपराध बोध उसे अभिभूत कर देता है और वह ऐसा करने के लिए खुद को नहीं ला पाता। इसके बजाय वह चाकू को उसके खून में डुबो देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने उसका पीछा किया और दूसरों के पास लौटकर दावा करता है कि उसने उसे मार दिया है। जॉनी हत्या का हथियार इकट्ठा करता है और पुरुष चले जाते हैं। घंटों बाद जेनिफर खुद को बाथरूम में घसीटती है। उसका शरीर दर्द कर रहा है और उसकी आत्मा बिखर गई है। वह अपनी त्वचा से गंदगी धोती है। पानी लाल और भूरा बह रहा है, जबकि वह उनकी क्रूरता के सबूतों को मिटाती है। आने वाले दिनों में सदमे में डूबी जेनिफर अपने शारीरिक
और भावनात्मक दोनों घावों की देखभाल करती है। वह अपनी पांडुलिपि के फटे हुए पन्नों को इकट्ठा करती है, उन्हें फिर से जोड़ती है और खुद के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश करती है। एक दिन उसकी नाव किनारे पर आ जाती है। जैसे ही वह उसे वापस लेती है, यह साधारण कार्य उसे याद दिलाता है कि वह इस जगह क्यों आई थी। इस जादुई वातावरण ने उसे एक बार जो प्रेरणा दी थी, अपने उद्देश्य की याद उसके भीतर एक चिंगारी को फिर से जगाती है और वह अपने दर्द को अपने लेखन में डालने का फैसला करती। 2 सप्ताह बीत चुके हैं जब से चालक दल ने माना कि मैथ्यू ने जेनिफर की जान ले ली है। फिर भी शव मिलने की कोई खबर नहीं है, सडन की कोई दुर्गंध नहीं, अपराध के कोई संकेत नहीं। चालक दल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि लेक हाउस में क्या चल रहा है और वे घर से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अपराधी अक्सर अपने अपराध के दृश्य पर वापस लौटते हैं, जिससे पकड़े जाने का खतरा रहता है। इसके बजाय वे मैथ्यू पर ध्यान देते हैं, उसके व्यवहार की जांच करते हैं कि कहीं उसने जेनिफर की हत्या के बारे में झूठ तो नहीं बोला है। मैथ्यू चिंतित हो जाता है। उसका अपराध बोध और डर उसे अनियमित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। मैथ्यू की पोल खुलते देख जॉनी को संदेह होने लगता है कि उसने कभी ऐसा नहीं किया। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए जॉनी एंडी और स्टैनली को लेक हाउस में एक टोही मिशन पर भेजता है। जैसे ही उनकी नाव संपत्ति के पास से गुजरती है, वे जेनिफर को बाहर जमीन पर बैठे हुए देखते हैं। उसकी आंखों में एक खाली दूर की नजर होती है। अब जब उन्हें यकीन हो जाता है कि जेनिफर जीवित है, तो चालक दल मैथ्यू से भिड़ जाता है। वे उसकी विफलता के लिए उसे पीटते हैं। खुद को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह बंदूक वापस लेती है और स्थानीय चर्च की ओर जाती है। अंदर वह चुपचाप घुटनों के बल बैठ जाती है और जो कुछ वह करने जा रही है उसके लिए माफी मांगती है। चर्च से निकलने के बाद जेनिफर अपनी योजना को अंजाम देना शुरू करती है। वह जॉनी को गैस स्टेशन पर देखती है, जहाँ वह अपने परिवार, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बातचीत कर रहा है। उसका यह रूप देखकर वह उसे अभी के लिए अकेला छोड़ने का फैसला करती है और अपना ध्यान मैथ्यू पर केंद्रित करती है। जेनिफर किराने की दुकान पर फोन करती है, एक ऑर्डर देती है जिसे वह जानती है कि मैथ्यू को डिलीवर करने के लिए भेजा जाएगा। जब ऑर्डर दिया जाता है और मैथ्यू को डिलीवरी के लिए उसका किराने का सामान सौंपा जाता है, तो मैथ्यू, जो पहले से ही तनाव में है, घबराया हुआ इधर उधर घूमता है। जेनिफर से भिड़ने के विचार को मन में नहीं आने देता। हालांकि स्टोर के कर्मचारियों को मांस काटते हुए देखकर उसे किराने का सामान और चाकू लेने का विचार और हिम्मत मिलती है। फिर जेनिफर के घर की ओर चल देता है। वहां पहुंचने पर वह जेनिफर को बाहर देखता है। वह शांत भाव से उसका स्वागत करती है और उसे जंगल में ले जाती है। एक बड़े पेड़ की छाया में वह उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे बहकाती है। मैथ्यू क्रोध और पछतावे के बीच फंसा हुआ है। कबूल करता है कि वह अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उससे नफरत करता है, लेकिन माफी भी मांगता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह उनकी दोस्ती को महत्व देता है। वह बताता है कि उसे पता था कि वह गर्मियों के अंत में चली जाएगी और वह दूसरों के साथ अकेला रह जाएगा। जेनिफर चुपचाप सुनती है। उसके असली इरादे समझ में नहीं आते। वह अपने कपड़े उतार देती है और मैथ्यू विरोध करने में असमर्थ होकर हार मान लेता है। जैसे ही वह अपनी कमजोरी के चरम पर पहुंचता है, जेनिफर हमला करती है। वह उसके गले में रस्सी लपेटती है, उसे पेड़ से तब तक लटकाए रखती है जब तक कि उसकी हरकतें बंद न हो जाएं। एक बार जब उसे यकीन हो जाता है कि वह मर चुका है, तो वह उसके शरीर को झील में धकेल देती है ताकि वह सीवर जैसा लगे। वह उसकी साइकिल और किराने का सामान पानी में फेंक देती है ताकि यह दृश्य विश्वसनीय लगे। घर लौटते हुए जेनिफर किराने की दुकान पर फोन करती है, शांति से शिकायत करती है कि उसका सामान कभी नहीं आया। गैस स्टेशन पर जेनिफर जॉनी को अकेला देखती है। वह एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसके पास जाती है और उसे अपनी कार में बैठने का निर्देश देती है। जॉनी, यह मानते हुए कि जेनिफर ने उनके साथ जो कुछ भी किया, उसका हर पल पसंद किया, गर्व की भावना महसूस करना शुरू कर देता है और याद करता है कि कैसे उसने एक बार उससे कहा था कि उसे यहाँ अच्छा लगेगा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा करता है। अपने घर के आधे रास्ते में जेनिफर कार रोकती है। जब जॉनी बाहर निकलता है तो वह उस पर बंदूक तानती है और उसे अपने सारे कपड़े उतारने का आदेश देती है। जॉनी चौंक जाता है, दोष उस पर डालने की कोशिश करता है। वह दावा करता है कि उसने उन्हें लुभाया, गैस स्टेशन पर अपने पैरों को उजागर किया, मैथ्यू के सामने बिना ब्रा के एक पारदर्शी टॉप पहना। जेनिफर सुनती है जॉनी द्वारा उनके कार्यों को सही ठहराने के साथ उसकी घृणा बढ़ती जाती है। ये महसूस करते हुए कि वह एक त्वरित मौत के लायक नहीं है, वह उस पर विश्वास करने का नाटक करती है और उसे गर्म स्नान के लिए झील के घर में वापस आमंत्रित करती है। जॉनी उसके इरादों को गलत समझते हुए उसका पीछा करता है। जब जॉनी स्पर्श से शांत होता है तो वह सहजता से उल्लेख करती है कि उसने मैथ्यू को मार डाला, विस्तार से वर्णन करते हुए कि उसने यह कैसे किया और उसके शरीर का निपटान कैसे किया। जॉनी हंसता है, यह सोचकर कि यह एक मजाक है, लेकिन जैसे ही वह और भी अधिक सहज हो जाता है, जेनिफर मैथ्यू द्वारा लाया गया चाकू पकड़ लेती है और उसके शरीर को काट देती है। वह बाथरूम से बाहर निकलती है, अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। जॉनी की चीखें कॉटेज में गूंजती हैं, लेकिन जेनिफर तेज ओपेरा संगीत के साथ उन्हें दबा देती है। वह आवाजें बंद होने तक इंतजार करती है, फिर वापस आकर उसके शरीर को तहखाने में फेंक देती है। वह उसके कपड़ों को चिमनी में जला देती है, जिससे उसकी मौजूदगी का कोई भी निशान मिट जाता है। इस बीच
स्टैनली और एंडी को जॉनी की पत्नी से पता चलता है कि वह गायब है। क्रोधित होकर वह उन पर बुरा प्रभाव डालने का आरोप लगाती है और जॉनी के लापता होने के लिए उन्हें दोषी ठहराती है। वह उन्हें चेतावनी देकर भेज देती है और कसम खाती है कि अगर वे कभी वापस नहीं आए तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जॉनी को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित स्टैनली और एंडी अपनी नाव लेकर जेनिफर के केबिन में जाते हैं। जेनिफर उन्हें आते हुए सुनती है और छिप जाती है, जबकि स्टैनली नाव पर निगरानी रखने के लिए रुक जाता है। जेनिफर पानी में फिसल जाती है, चुपचाप नाव की ओर तैरती है। वह स्टैनली को पानी में धकेल देती है, फिर नाव पर चढ़ जाती है और उसका चक्कर लगाती है, उसका मजाक उड़ाती है जैसा कि उन्होंने उसके साथ किया था। एंडी किनारे से देखता है, अनिर्णय में जम जाता है, जबकि स्टैनली मदद के लिए पुकारता है तो एंडी आखिरकार आगे बढ़ता है। जेनिफर नाव को उसकी ओर तेजी से ले जाती है और एंडी कुल्हाड़ी घुमाता है, लेकिन वह उसके हाथों से फिसलकर नाव में गिर जाती है। जेनिफर उसे पकड़ लेती है और पीछे हट जाती है, जिससे एंडी स्टैनली के पास तैर कर जाता है। जब दोनों लोग पानी में संघर्ष करते हैं, जैसे ही उन्हें लगता है कि वे बच सकते हैं, वह कुल्हाड़ी एंडी की पीठ में घोंप देती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। स्टैनली अब अकेला नाव की मोटर से चिपक जाता है, दया की भीख मांगता है और हर चीज के लिए जॉनी को दोषी ठहराता है। जेनिफर झुक जाती है और वही क्रूर शब्द दोहराती है जो स्टैनली ने एक बार हमले के दौरान उस पर थूके थे। सकी मोटर चालू करती है और तेजी से भागते हुए प्रोपेलर से उसकी जान ले लेती है।